आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। वक्त मुकाबला का है, लेकिन चर्चा का विषय बताने से पहले आप रामचरितमानस की पंक्तियां सुनिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब, भय बिनु होए न प्रीत। मतलब ये कि जब विनम्रता से समुद्र नहीं पिघला और 3 दिन बीत गए, तब श्री राम ने क्रोधित होकर कहा, भय के बिना प्रेम नहीं होता। यह चौपाई उस समय की है जब श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र के ना मानने पर उन्होंने कठोर रुख अपनाया। आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को बताने आए एयर मार्शल अवधेश भारती ने रामचरितमानस की पंक्तियों का इस्तेमाल ये संदेश देने के लिए किया कि भारत शांति और संवाद को प्राथमिकता देता है, लेकिन जब वो प्रयास विफल होते हैं तो वो दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। अब से 2 घंटे बाद यानी कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर बात कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। तो आपको और हम सबको रात के 8 बजने का इंतजार होगा जब प्रधानमंत्री देश के सामने होंगे और ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बारे में देश से बात करेंगे। लेकिन इस बीच मुकाबला में इस सवाल पर चर्चा करते हैं कि बार बार इस बात के सबूत मिले हैं कि पाकिस्तानी फौज वहां की सरकार के काबू में नहीं रहती, साथ ही आतंकवाद से फौज का गहरा रिश्ता होता है। ऐसे में क्या पाकिस्तान से एटमी हथियार छीन नहीं लेना चाहिए? हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमानों का एक लंबा पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले हमारी यह खास रिपोर्ट। पस्त पाकिस्तान का ये सबसे ज्यादा सबूत है। तस्वीरें रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस की हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि भारत के सटीक हमले में नूर खान एयरबेस को कितना भारी नुकसान पहुंचा। पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर से सटे नूर खान एयरबेस से सभी लड़ाकू विमानों और ड्रोन हमलों का नियंत्रण किया जाता है। भारत में हुए मिसाइल और ड्रोन हमले इसी एयरबेस से किए गए थे। इसी के पास नेशनल कमांड अथॉरिटी की बिल्डिंग भी है, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की देखरेख करता है। इसे पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर भी कहा जाता है। परमाणु कमांड सेंटर के भारतीय मिसाइल के जद के आने के खतरे ने पाकिस्तानी सेना में कपकपी पैदा कर दी। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। परमाणु कमांड सेंटर के नष्ट होने के बाद पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिसकी धमकी वो भारत को लगातार दे रहा है। और 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से ही परमाणु युद्ध की धमकी दिखाकर दुनिया से भारत को रोकने की अपील करता रहा है। I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries. This is an option only in the case our existence is in
very, very precarious situation, and there is a direct threat to our existence. नूर खान एयरबेस पर हमले के एक दिन पहले भी भारत रावलपिंडी पर ड्रोन हमला करने में सफल रहा था। पाकिस्तान की ओर से बताया गया कि ड्रोन रावलपिंडी स्टेडियम पर गिरा, लेकिन असल में जिस जगह पर ड्रोन गिरा उसके आसपास ISI के कमिश्नर डिवीजन का दफ्तर है। जाहिर है भारत ने दिखा दिया कि पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर समेत तमाम सैन्य ठिकाने भारतीय मिसाइलों की जद में हैं। वो कहीं भी सटीक हमला कर सकता है। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयर फोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। शायद पहली बार पाकिस्तान को एहसास हुआ कि भारत उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने में भी सक्षम है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसके परमाणु बम उस फौज के हाथों में हैं, जो सरकार की बात नहीं मानती। साथ ही पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों में कोई अंतर भी नहीं है। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान की परमाणु ताकत छीन ली जाए? ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था एंड इट इज बाउंड टू हैपन। हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी। पाकिस्तान का परमाणु ताकत होना मानव सभ्यता पर एक बड़ा खतरा है। जैसे जैसे आतंकवाद बढ़ेगा, ये खतरा बढ़ता ही जाएगा। और मुकाबला में आज के सवाल हैं, क्या पाकिस्तान के पास एटमी हथियार होना दुनिया के लिए बड़ा खतरा नहीं है? आतंक का साथ देने वाले पाकिस्तानी फौज पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान से एटमी हथियार नहीं छीन लेना चाहिए? क्या पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ आगे नहीं आना चाहिए? तो ये तमाम वो सवाल हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। तो चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। प्रधानमंत्री मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संबोधन है। अखिलेश, काफी अहम होगा कई मायनों में, इसीलिए। बिल्कुल सिकता और सबको इंतज़ार है कि पीएम मोदी क्या कहते हैं रात 8 बजे जब वो राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब मधुबनी बिहार में वो थे, तब उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी ये काम किया उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और वाकई वैसा ही हुआ। आप अगर पूरा पिछले 15-20 दिनों का परिदृश्य देखें तो आप ये पाएंगे कि पीएम मोदी ने अग्रिम पंक्ति में आकर नेतृत्व संभाला है, जिसको बोलते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और वो विदेश यात्रा अपनी बीच पे छोड़ करके दिल्ली आए, एयरपोर्ट पर ही उन्होंने बैठक की, और उसके बाद मधुबनी बिहार में उन्होंने कहा जो देश में गुस्सा था लोगों में उसको एक तरह से उन्होंने एड्रेस किया। सब लोग चाहते थे कि बदला भारत इसका ले, और सब लोग जानते भी थे कि जो पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है निश्चित तौर पर बदला लिया जाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने बहुत ही संयमित और धैर्य के साथ इस पर आगे बढ़े। उन्होंने अपनी ओर से कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि भारत कब ये कार्रवाई करने जा रहा है। लगातार वो रक्षा मामलों की तैयारियों का जायजा लेते रहे, रक्षा नेतृत्व के साथ लगातार मंथन करते रहे, और सेना को पूरी छूट दी कि वो अपने हिसाब से फैसला करे कि कब, कहां और कैसे उसको कार्रवाई करनी है। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। आप जानती हैं कि 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। भारत जो है बहावलपुर तक पहुंच गया, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। मुरिदके में कार्रवाई की गई, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कार्रवाई की तो उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने 11 एयरबेस पर हमला किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है भारतीय वायुसेना की, और ये निश्चित तौर पर पीएम मोदी को इसका श्रेय जाता है। लेकिन एक दो बातें जो सामने आई कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हो रहा है। हालांकि बाद में विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की ओर से सीज़ फायर की गुजारिश की गई थी। तो माना जा रहा है कि इसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट होगी। साथ ही भारत ये भी स्पष्ट कर चुका है कि कश्मीर पर मध्यस्थता की तो कहीं बात आती ही नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। अगर बात करनी है तो वो पीओके पे करनी है, तो इस बारे में भी बातचीत हो सकती है। और जो तमाम सवाल और कुछ मन में अगर किसी के शंकाएं भी हैं तो उनका समाधान भी मुझे लगता है कि पीएम मोदी के इस राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद हो जाएगा।
जी अखिलेश, आप बने रहिए। एक और खबर आ रही है, बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालेगी। 13 मई से 23 मई तक बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकलेगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। संबित पात्रा, विनोद तावड़े जैसे बड़े नेता इस यात्रा को कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इस ऑपरेशन ने पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को जोड़ा अखिलेश, लेकिन अब देश के अलग अलग इलाकों में जाकर बीजेपी इसको और ज्यादा मजबूती से पहुंचाएगी कि कितना कामयाब रहा हमारा ये ऑपरेशन। निश्चित तौर पर सिकता, और सवाल यह था क्योंकि कुछ विपक्षी पार्टियों की ओर से कुछ बातें कही जाने लगी थी और कई लोगों के मन में सवाल भी था जिसका जिक्र मैंने पहले किया। तो बीजेपी इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जनता के बीच में जाएगी, बताएगी कि किस तरह से 71 के बाद जो एक आमने सामने की लड़ाई हुई है भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें कैसे भारत का पलड़ा भारी रहा और भारत जो ऑब्जेक्टिव लेकर के चला था वो ऑब्जेक्टिव पूरे हुए। सबसे बड़ा फोकस ये था कि आतंकवाद के ऊपर एक बात करें और वही सब सारी दुनिया ने उसी मुद्दे पर बातचीत की। दूसरा ये लक्ष्य था कि जो नागरिक है पाकिस्तान के उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, तो टारगेट जो थे वो बिल्कुल आतंकवादी ठिकाने ही रहे और बाद में सैनिक ठिकाने रहे। तो ये भी एक बात है जो बाद में बताई जाएगी। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी एक तरह से आगे निकल करके बात कहना शुरू की है कि 71 की लड़ाई की याद दिला रहे हैं, इंदिरा गांधी की याद दिला रहे हैं, तो बीजेपी राजनीतिक तौर पर भी उसका जवाब देना चाहती है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही कि इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। तो जो बीजेपी के नेता उनका ये कहना है कि देखिए पीएम मोदी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार विपक्ष को इस पर भरोसे में लिया है, 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और जहां तक संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात है, ये केवल एक बार हुआ है जब 62 के युद्ध में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तब हुआ था और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये विशेष सत्र बुलाया था। अभी इसका कहीं कोई प्रस्ताव नहीं है और ना ही कोई इस तरह की बात है। लेकिन हाँ, जो बात कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियों की ओर से की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर के, तो बीजेपी ने फैसला किया कि जनता के बीच में जाएं। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई थी, इसमें तमाम वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री थे और साथ ही बीजेपी के कई महासचिव उसमें थे। उसी में फैसला किया गया था कि जनता के बीच जाया जाए और आज भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की महासचिवों के साथ बैठक हुई थी जिसमें इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। शुक्रिया इस जारी जानकारी और अपडेट के लिए अखिलेश शर्मा। और हम लौटते हैं मुकाबला के चर्चा में। बेहद खास पैनल, सभी हमारे पैनलिस्ट अब जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक, दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, मेजर जनरल रिटायर्ड, संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, कैप्टन रिटायर्ड यशिका त्यागी, पूर्व सेना अधिकारी, और ब्रह्म चलानी, सामरिक विशेषज्ञ। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन हर्षवर्धन जी, शुरुआत आपसे। अब से कुछ देर में यानी कि करीब 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री का संबोधन है। पहलगाम हमले के बाद एक तरह से पूरी कमान प्रधानमंत्री ने संभाली हुई थी। इस आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है, दुनिया को बता दिया है कि हमको आतंकवाद से लड़ना है और हम इसी तरह लड़ेंगे। तो बहुत बड़ी कामयाबी भारत के नेतृत्व के लिए, लीडरशिप के लिए। निश्चित तौर पर सिकता जी, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन सारी बातों का जवाब देंगे जो देश के लोगों के मन में है, जो भारत के लोग सुनना चाहते हैं, विशेष करके किन स्थितियों में ये युद्ध विराम हुआ और भारत की सेना ने कमाल का काम किया है। ये 1971 की स्थितियां अलग थी। इंदिरा गांधी एक बहुत शानदार नेता थी, शक्तिशाली नेता थी, और उस वक्त से अब तक जो स्थितियां बदली उसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सेना ने कर दिखाया, और विशेष करके जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, वहां का जो एयर डिफेंस सिस्टम और एयर बेसेस को तबाह किया है, वो कमाल है। लेकिन मैं अभी एनडीटीवी को एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि ये डिबेट सचमुच दुनिया में शुरू होनी चाहिए। भारत को इस डिबेट को और आगे बढ़ाना चाहिए कि क्या एक आतंकवादी देश, आज भी हमारी जो सेना के प्रमुखों ने, जो एक सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने जो बातचीत की, उन्होंने एक बात कही कि हमने आतंकवादियों पर निशाना लगाया, हम आतंकवादियों को खत्म कर रहे थे, पाकिस्तान की सेना उनके बचाव में आ रही थी। ये बात दुनिया में उसी तरह से जानी चाहिए। और चूंकि भारत सरकार की अब ये नीति हुई कि एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो अगर किसी एक ऐसे देश के पास जो टेररिस्ट कंट्री की तरह बिहेव कर रहा है, टेररिस्ट के साथ खड़ा दिख रहा है, अगर ऐसे लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, तो ये दुनिया के लिए खतरा है। पहली बात तो दुनिया को इधर जाना चाहिए कि धीरे धीरे सभी देश परमाणु हथियारों से मुक्त हों, लेकिन कम से कम ऐसी जगहों पर तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब ये जो खबरें आ रही हैं
इसकी कोई पुष्टि जब तक पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी, बहुत ढेर सारी खबरें हैं, जो कियारा पहाड़ी की बात है और जिस पर हमारे जो एयर मार्शल ए के भारती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अच्छा किया आपने बता दिया कि वहां न्यूक्लियर फैसिलिटी है। लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को उन हथियारों को संभालना भी नहीं आता है। एक तो ये कि आतंकवादियों के पास हो, उनकी रीच में है, दूसरा उन हथियारों को जिस तरह से संभाल कर रखा जाता है, जो ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि बहुत अपरिहार्य स्थिति हो जाएगी तब हम उसको करेंगे, अगर आप उसको संभाल कर रख नहीं सकते हैं। और ये वो देश है जिसने कमर्शियल फ्लाइट, जिसमें उनके सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी आड़ में हमला किया। तो मुझे लगता है दुनिया को इस पर बात करनी चाहिए और सचमुच ये बहुत अच्छा है कि आज मुकाबला में इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल। दीपक वोरा जी, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई की शुरुआत हुई है, ऑपरेशन सिंदूर, ये भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से ऑल आउट वॉर है और ये नया नॉर्मल है हमारे लिए, दुनिया ने समझ लिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आज बुद्ध पूर्णिमा है, वैसाख है, तो बुद्ध धर्म से जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप सबको वर्चुअली मैं कहता हूँ मुबारक हो। मैम, ये आप इतने सारे विशेषज्ञों को बुलाती हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स को, मैं कहाँ फंस गया राजदूत इनके बीच में, इनकी जानकारी तो मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन एक संदेश मेरे पास आया, हमारा एक ग्रुप है मैम, कुछ रिटायर्ड सेनेटर्स हैं, कुछ सर्विंग कांग्रेस पीपल हैं, यूरोप में भी हैं, अमेरिका में हैं, भारत में जर्नलिस्ट हैं। एक सवाल मुझसे पूछा, मैं उसका जवाब शायद जनरल साहब बता पाएंगे या कोई और बता पाएंगे। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, हैव यू एंड इजराइल हिट कहूटा? Why is there radiation in पाकिस्तान? अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि इजिप्ट से उन्होंने बोरॉन कार्बाइड, बोरॉन एक चीज होती है जो नील नदी में पाई जाती है और उसको जब न्यूक्लियर रेडिएशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए रेते के साथ मिला के डाला जा रहा है। आई डोंट नो द आंसर टू दिस कि क्या हुआ है। और एक और बहुत अच्छा मैसेज मेरे पास आया है कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति की आलोचना की है। डोनाल्ड ट्रंप ने बीन बजाई, पाकिस्तान ने नाचना शुरू किया, लेकिन हमें मालूम है कि बीन का संगीत तो भारत ने लिखा है। इससे ज्यादा मैं क्या आपको कह सकता हूं कि टुडे इफ यू रियली वांट टू नो मैम, अगर गिव मी हाफ अ मिनट मोर, क्या हमने साबित कर दिया दुनिया को? हम सबक नहीं सिखाते, हम टीचर्स नहीं हैं, हम संदेश देते हैं। हम लोग दुनिया के नंबर 1 डिप्लोमेटिक सर्विस है। हमने ये बताया आज भारत में पॉलिटिकल विल है, आप सबने देख लिया। दूसरी चीज, रिस्पॉन्स यूनाइटेड है। पाकिस्तान से आपने देखा कोई दाढ़ी वाला है, कोई मूछों वाला मंत्री है, कोई और है, कोई दूसरा है, कोई लंबे बाल वाला है, कोई बिना बालों के, सब अलग अलग बयान देते हैं। फिर आपने डिप्लोमेटिक फिनेस देखिए किस तरह से द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इन ह्यूमन हिस्ट्री डॉक्टर जयशंकर, द बेस्ट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, किस तरह से विद ग्रेस एंड डिग्निटी उन्होंने हैंडल किया। हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी देख ली है, हमारी टेक्नोलॉजी देख ली है, नो नॉनसेंस अप्रोच, और दूसरा नो आउटसाइड इंटरफेरेंस। सर, जनरल साहब और आपसे बेटा बताना चाहता हूँ, आप तो हमारी बेटी की उम्र के हैं, बहुत जमाने पहले में पाकिस्तान में माएं बच्चों को कहती अरे सो जा नादिर शाह आ जाएगा, अब वो कहेंगे अरे सो जा ब्रह्मोस आ जाएगा। ये वहां पर खौफ उनमें पहुंच रहा है कि भारतीय सेना अगर पहुंच गई और ब्रह्मोस आ गई, यू नो द स्पिन ऑफ बेनिफिट। अफ्रीका के 3 देशों में विशेष सलाहकार हूं। वन ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर्स कॉल्ड मी कि सर अंबेसडर साहब जरा बताइए हमें ब्रह्मोस के बारे में जानकारी चाहिए। फिर मैंने कहा इससे बात करो, मैंने अपने लॉकर में ब्रह्मोस नहीं रखा हुआ, आपको एक बेच। लेकिन इसका रिजल्ट ये है कि चीन के जो हथियार लोगों ने देख लिए, तो दिवाली के पटाखे भी नहीं है, गीले पटाखे जो होते हैं, लेकिन भारत का अब जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, आउट ऑफ एवरी 3 वेपन्स जनरल सोई, आप ये जानते हैं 3 जो भारत में इसमें हथियार होते हैं, 2 भारत में बने हुए हैं। 100 से ज्यादा देश खरीदते हैं, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। आप लोग तो कहती है ना मैम, जब हम कोई भी बात करते हैं, आप लोगों ने ये नारा दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ, नरेंद्र है तो निश्चित है। बिल्कुल। और इंडिजिनस वॉरफेयर की बात का लोहा भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए दुनिया में मनवाया है। मेजर जनरल सोए, जो बात हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे कि इस वक्त ये लड़ाई जारी है, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत सरकार ने साफ कर दिया है, भले ही इस वक्त संघर्ष को विराम लग गया हो। ऐसे में पाकिस्तान के पास जो एटमी हथियार हैं वो दुनिया के लिए, भारत के लिए नहीं दुनिया के लिए भी बड़ा खतरा है। क्या दुनिया को इसका एहसास है, बाकी देशों को इसका एहसास है इस वक्त?
बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं आपका और बाकी पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूँ। एम्बेसडर वोरा ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एंड ये मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल देखिए 2-3 बातें, इससे पहले उस पर आऊं, मैं क्विकली बताना चाहता हूँ कि ये जी। भारत की लड़ाई बिल्कुल साफ है कि आतंक के खिलाफ है, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान की आवाम निश्चित रहे कि आपके नेता, आपकी सेना आतंक का साथ देना बंद करे, हमारी लड़ाई खत्म है, दोस्त रहेंगे, हम दोनों ग्रो करेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे। ये बात शायद उनकी आवाम को बहुत समझनी पड़ेगी और ये अपने आकाओं को पूछना पड़ेगा कि आप जो पहले हमारी हालत खराब है, आप हमको कहाँ ले जा रहे हैं। और काफी लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं अपने राष्ट्रपति के खिलाफ, अपने सेना चीफ के खिलाफ। उनकी सेना के अंदर भी आवाज काफी उठ रही है। अब देखें कितने दिन वो वहां टिकते हैं और कब वो जहाज लेके भाग जाते हैं। दूसरी बात, जो न्यूक्लियर पावर वाली जो आपने बात पूछी है, ये बहुत ही अहम है। देखिए आज जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस प्रकार के वहाँ के नेता हैं, जैसे एम्बेसडर वोरा बता रहे थे, क्या इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं। वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है, उस पर उसके स्टेटमेंट की अभी लहजा बदल गया। पहले वो कहते थे कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, रेल मंत्री बोल रहा है, इंफॉर्मेशन मंत्री बोल रहा है, जो आ रहा है वो बोल रहा है हम एटमी हथियार का इस्तेमाल करेंगे। वहां पे सेना चीफ है, जिसको बाकी भी पैनलिस्ट मानेंगे, मौलाना आसिम मुनीर है, वो कोई सेना चीफ नहीं, कि प्रोफेशनल चीफ नहीं है। तीसरी बात, उनको इस चीज से कोई फीलिंग नहीं है कि हम सिविलियन इलाकों पर हमला करें, यानी कि दुनिया का कानून, ह्यूमन राइट इश्यूज, वॉर क्रिमिनल हैं ये लोग। तो इस तरह की अगर सोच है, तो इनके पास एटॉमिक हथियार होना एक पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। कब ये इसका चला दें, क्योंकि ना तो स्टेबिलिटी है, ना सोच है, ना स्टेट्समैनशिप है, ना एक बड़ी सोच रखते हैं, ना ही ह्यूमन राइट्स के लिए है। ऐसे में न्यूक्लियर हथियार होना वाकई में पूरी दुनिया के लिए खतरा, और ये जितनी जल्दी खत्म किए जाएं, पूरी दुनिया को इसमें भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। टेरर के, आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ाई में तो है ही है, लेकिन ये भी एक मुहिम है जो जी। आए दिन इसकी धमकी देते हैं, और बिना किसी जिम्मेदारी लिए हुए, बिना किसी सुरक्षा का अरेंजमेंट किए हुए, ये लोग एटमी हथियारों का दुहाई देते रहते हैं। और जिस प्रकार से आसिम मुनीर की आतंकवादी सोच है और वहां के बाकी नेताओं के कंट्रोल में नहीं है, ऐसे में शायद ये पश्चिमी देश इस चीज का संज्ञान ले रहे हैं। और जैसा अगर एम्बेसडर वोरा ने बोला, अगर इस तरह का हुआ है तो एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर हिट हो गया वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी, लेकिन इसको निष्क्रिय करना टेक्निकली बहुत बहुत जरूरी है। सिकता जी। जी बिल्कुल। सामरिक विशेषज्ञ हर ब्रह्म चेलानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल कैप्टन त्यागी आपसे। आप जो एटमी हथियार इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं, वो ना सिर्फ भारत के लिए खतरा है, बल्कि पाकिस्तानी आवाम के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में साफ है कि जो पाकिस्तानी फौज है, जो आतंकवादियों का, आतंक का साथ देती है, उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप सिकता। सबसे पहले एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स को और आपको जय हिंद, बहुत बहुत बधाई। एयर मार्शल भारती ने जिस तरीके से आज एक भाई बिन होत न प्रीति बोला है, तो मैं 1 सेकंड लूंगी और मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। आज रुक नहीं पा रही हूं कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, इनके इरादे पाकिस्तान ने नहीं, इस समय पूरे ग्लोब ने देखे हैं। और जिस तरीके से आज हमारे सेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बैठकर कूल, काम, डेमिनर के साथ, एक बढ़िया पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ देश को विश्वास दिला रहे थे और देश को बता रहे थे, ये पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसा मैसेज भेजता है कि भारत एक मैच्योर्ड, रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है। और यदि पाकिस्तान किसी भी तरीके से दुनिया में यह संकेत भेजना चाह रहा था कि वो कितना मजबूत है, तो मुझे लगता है उसके सारे वायदे नालियों में क्या, गड्ढों में, हर जगह जाके गिर गए। इसके लिए तो एक सबसे पहले हम जब न्यूक्लियर पावर उसके तौर पे उसे खत्म करें, उससे पहले कुछ छोटे कदम तो हम उठा ही सकते हैं। बिल्कुल। वर्ल्ड कम्युनिटी के तौर पे FATF की ग्रे नहीं तो ब्लैक, जेट ब्लैक जो लिस्ट है, पहले उसे डालिए। लेट अस टेक फर्स्ट स्टेप फर्स्ट।
न्यूक्लियर तौर पे उसको खत्म करना एक एंटिटी के तौर पे, ये तो बहुत बाद के बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है। जिस तरीके से आईएमएफ के लोन उन्हें मिलते हैं, ये पूरी तरीके से जानते हुए कि इसका इस्तेमाल कहां होने वाला है, तो ये सोल सर्चिंग दुनिया के देशों को, यूएन को, अमेरिका को, जितने भी हमारे सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न नेशंस हैं, उनके सामने हिंदुस्तान जिस तरीके से छाती तान के खड़ा हो रखा है आज जी। आप देखिए, बच्चा बच्चा आज हिंदुस्तान का कह रहा है कि जितने ड्रोन आए, जितनी मिसाइल्स आई, हमारा जो इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम था, उसकी उस चौड़ी छाती के सामने एक भी दुश्मन का जो हथियार था वो काम नहीं आया। और यही नहीं, यहां से जितने ड्रोन्स, यहां से जितनी मिसाइल्स, यहां से जितने हथियार हमने पाकिस्तान की ओर भेजे, 100% स्ट्राइक रेट, यानी हैंगर्स उड़ गए। आप हैंगर का इंफ्रास्ट्रक्चर समझ सकती हैं, उसका कितना भारी तरीके से उसकी जो एक पूरी कैनोपी क्रिएट की जाती है। और वहां से लेकर रडार सिस्टम्स, यानी वैरायटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां होगे वहां मारेंगे, जब चाहेंगे तब तबाह करेंगे। तुम्हारे सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। पाकिस्तान किसी तरीके का मिस एडवेंचर मत करना, क्योंकि अब हम स्टेट ऑफ वॉर में हैं और अब भय बिन होत न प्रीति। अब वो समय गया, अब वो समय गया कि हम कड़ी कार्रवाई, कड़ी निंदा, कड़ी निंदा, कड़ी निंदा बोलते थे। अब हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान बिल्कुल शायद एक फुटबॉल ग्राउंड ही बनेगा। बिल्कुल, और ये कार्रवाई जारी है, इस वक्त भी ये कार्रवाई जारी है, जैसा कि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। ब्रह्मा चलानी, जो बात कैप्टन त्यागी कर रही थी 100% स्ट्राइक रेट, और इसी स्ट्राइक में नूर खान एयरबेस भी पाकिस्तान का आया, और उसके बाद कहा जा रहा है कि एक तरह से इस पूरे घटनाक्रम में एक टर्निंग पॉइंट आया, जो अग्रेसिवली पाकिस्तान कार्रवाई भारत के सिविलियन इलाकों में, सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट्स में, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कर रहा था, तब उसने घुटने टेके, क्योंकि नूर खान एयरबेस के पास न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। आप ठीक कह रहे हैं। रावलपिंडी पर अटैक करना, जहां पर पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर्स है, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मेन एयरबेस रावलपिंडी नूर खान एयरबेस है, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, तो जितना लेंथ एंड ब्रेथ है पाकिस्तान का, हर जगह पर जहां भारत ने चाहा वहां पर भारत ने अटैक किया। तो एक तरह से भारत को मिलिट्री डोमिनेंस मिल गया 3 दिन में। सवाल ये उठता है कि दो सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने इंटरवीन किया पाकिस्तान को बचाने के लिए। अब भारत ने अमेरिका की बात क्यों मान ली, सीज फायर क्यों किया 3 दिन में ही? और दूसरी बात, ये जो दूसरा सवाल ये उठता है कि जो कार्रवाई भारत ने की, क्या उससे पाकिस्तान को अच्छा सबक मिल गया? क्या अब पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करेगा, या ऑपरेशन सिंदूर को आगे ले जाना पड़ेगा? ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्र को एड्रेस करेंगे, तो जो पहला सवाल है जो सभी लोग पूछ रहे हैं कि जब आपके पास मिलिट्री डोमिनेंस था, आपके पास अपर हैंड था पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपने वो क्यों खो दिया? पर ब्रह्मा, ऐसे में सवाल ये भी उठता है, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन सवाल डे 1 से, ऑपरेशन सिंदूर के डे 1 से भारत ने साफ किया था कि हमारे टारगेट पर सिर्फ आतंकी ठिकाने हैं, और अगर पाकिस्तान की आर्मी इसे एस्केलेट करना चाहेगी, हम पर हमला करेगी, तो हम इसका जवाब देंगे। तो जिस भी देश से बात हुई भारत सरकार के मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की, एक ही बात शायद यहाँ से बाहर गई कि पाकिस्तान अगर कार्रवाई करेगा हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर, सिविलियन इलाकों पर, तो हम इसका जवाब देंगे। अगर वो रुक जाएगा तो हम भी रुकेंगे। जिस दिन सीज फायर हुई मई 10 को, उस दिन सुबह को पाकिस्तान ने दिल्ली के खिलाफ एक मिसाइल लॉन्च किया, जो सिरसा के एयर डिफेंस सिस्टम ने
इंटरसेप्ट किया और उस मई 10 की सुबह को कुछ इंडियन एयर बेसिस पर अटैक किए पाकिस्तान ने, पर उसके जवाब में हमने कोई जवाब नहीं दिया। हमने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। जब हमारे पास मिलिट्री एडवांटेज था तो हमने उसको कैपिटलाइज क्यों नहीं किया? हम अमेरिकन प्रेशर के आगे क्यों झुक गए? इस इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे में जब इस तरह के टारगेट्स पाकिस्तान इस तरह के टारगेट्स को साध रहा था, तो आपको लगता है इस वक्त ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास जो एटमी हथियार है उसकी एक स्टॉक टेकिंग हो, दुनिया के बाकी जो देश हैं जो इसको देख रहे हैं और जो भारत के साथ रैली कर रहे हैं इस वक्त ऐसे पूरे मुद्दे को लेकर, वो एक तरह से एक ओपिनियन बनाएं, और क्योंकि ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है जहां पर न्यूक्लियर हथियार भी है और फौज वहां पर काम करती है, आतंकवादियों के सरगना के साथ उन्हें छिपाती है, उनके बारे में पूरा ब्यौरा नहीं रखती दुनिया के सामने। पाकिस्तान मिलिट्री एक बड़ी अजीब सी मिलिट्री है, नॉर्मल मिलिट्री नहीं है। एक तो उसका जो टेररिज्म के साथ जो कनेक्शन नेक्सस है बहुत ही गहरा नेक्सस है। इस तरह का नेक्सस कोई दूसरे मिलिट्री के पास नहीं है। कोई भी देखिए दूसरा देश टेररिज्म और मिलिट्री के बीच में इस तरह का नेक्सस नहीं है। दूसरा कि पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी को डोमिनेट करती है। जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो अकाउंटेबल ही नहीं है। जो उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो आईएसआई एजेंसी है और मिलिट्री है, तीनों अकाउंटेबल नहीं है। वो जो सरकार है जो प्राइम मिनिस्टर शरीफ की जो सरकार है वो मिलिट्री के ऊपर या आईएसआई के ऊपर या न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इस तरह का एबनॉर्मल स्टेट एक तरह का टेररिस्ट स्टेट मानिए। अब उसके खिलाफ ठोस कॉस्ट इम्पोज करना बहुत ही जरूरी है ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस। ये नहीं कि आपने एक ऑपरेशन कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर कुछ दूसरा अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक इंडिया में, फिर आपने एक ऑपरेशन कर लिया। जैसे 2016 में हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक्स की, 2019 में बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई, अब 2025 में ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। नहीं, इस तरह का इंटरवल नहीं होना चाहिए। आपको लगातार इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री कॉस्ट इम्पोज करने पड़ेंगे पाकिस्तान पर, तब जाके पाकिस्तान का बिहेवियर सुधरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ब्रह्मचलानी जी हमसे बात करने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम लौटते हैं बाकी पैनलिस्ट के पास जो इस वक्त बहुत पेशेंटली इस पूरी बातचीत को सुन रहे थे। दीपक वोरा, भारत ने कल साफ कर दिया कि 3 लक्ष्य थे उसके ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के। वो था राजनीतिक मकसद, सैन्य मकसद और मनोवैज्ञानिक मकसद, और यही आधार रहने वाला है आने वाले दिनों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और इंडो पाक रिलेशंस में भी। उनका सही कहा। अभी मैं ब्रह्मचलानी साहब की बात सुन रहा था, बहुत इज्जत करता हूँ, वन ऑफ आवर फॉरमोस्ट एक्सपर्ट्स। उन्होंने ये कहा कि हमने स्वीकार क्यों किया उनका प्रपोजल। चाणक्य ने ही कहा है, हम तो उसकी संतान है कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बना लीजिए। तो वो जो है वहां का मैकडोनाल्ड ट्रंप वो उछल रहा है। मैम ही जो मर्जी आप उसके बारे में सोचिए, अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, नॉलेज इकोनॉमी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या चला गया अगर हमने उसकी बात सुनी? उसने कहा कि हमने ये स्टॉप नहीं किया है ऑपरेशन। ये तो आप जानते हैं जनरल साहब और त्रिपाठी साहब, आप भी हमने तो केवल पॉज बटन को हिट किया है और किसी भी वक्त हम रिज्यूम बटन को भी हिट कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन। सिंदूर तो केवल झांकी है, अभी हल्दी और बताइए बहुत कुछ बाकी है। आप देखते जाएंगे इसको। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने उसकी बात सुनी। Why do we want to take पंगा with him? उसने बोला कि मैं यूक्रेन और रूस के बीच में मैंने समझौता कराए थे, वो 3 मिनट में खत्म हो गए। इजराइल और गाजा के बीच में मैंने वो खत्म हो गए। तो कोई तो फॉरेन पॉलिसी में मुझे कुछ कर लेने दो। अगर तेरे को खुशी इसी में होती है, लेट अस डू इट। बट वी मेड इट क्लियर सर, जब उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप युद्ध विराम करिए, हमने कहा आप कौन होते हैं बीच में मध्यस्थता करने वाले? पाकिस्तान हमसे तो पूछ ही नहीं, अच्छा तो मैं भी उनको फोन करता हूँ। फिर उन्होंने हमसे कहा कि भाई अब आपने बहुत टोक दिया हमको, अब जनरल सोई साहब जैसे बेटे हमारे यहाँ बैठे हैं, मार मार के उनकी नाक में दम कर रहे, बोले भाई कितना मारोगे, अब तो रुक जाओ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। और हमने स्पष्ट कर दिया है कि जब हम चाहेंगे और ये लोग कुछ आतंक सर, इसके मायने क्या है जो हमने कहा है कि एनी फर्दर इंसिडेंट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। इसका मतलब फिर कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। तो जंग है,
कोई चीज में हम नहीं रुकेंगे। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की जो बात करते हैं ना, सब 48 घंटे में, त्रिपाठी साहब आपसे पूछ रहा हूँ, बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, और कैप्टन साहब आपसे पूछ रहे हैं, किसी मंत्री ने न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दी है हमको? बिल्कुल दीपक जी, सूत्र बताते हैं खत्म हो गए उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स, वो दब गए हैं चगाई में, और दब गए हैं, आप लोग माने या ना माने, वो दब गए हैं किराना हिल्स में, वो नहीं बाहर निकलेंगे वहां से मैम। 10,000 साल तक कोई अंदर नहीं जाएगा। तभी तो घबराया हुआ है इतना, तभी तो इजिप्ट से जहाज आ रहा है। आई एम टेलिंग यू मैम, आई मीन अगेन, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हमारा ग्रुप थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। जिसने मुझसे पूछा है क्या आपने कहूटा को ठोका है इजराइल के साथ मिलके, आप बताइए क्या जवाब दूं? इस बीच जो एनडीटीवी के सूत्र हैं दीपक जी, वो बताते हैं कि जब वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने प्रधानमंत्री से बात की कि इस तरह का इंटेलिजेंस है कि अगर सिचुएशन एस्केलेट हुआ तो एक्सट्रीम मेजर्स पाकिस्तान ले सकता है, तब भी प्रधानमंत्री ने सीधे शब्दों में कहा था कि अगर वहां से गोली चली तो हम यहां से गोला मारेंगे। तो अपनी शर्तों पर भारत इस पूरी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा और संघर्ष विराम के लिए भी आगे बढ़ा। ऐसे में अब जो बात है मेजर जनरल सोइग कि अब जब भी पाकिस्तान के साथ बात होगी, आतंकवाद के साथ तो लड़ाई जारी है और ऑपरेशन भी इस वक्त चल रहा है, लेकिन अब जब अगली बातचीत होगी तो पीओके पर भी होगी और पीओके पर ही होगी। मैम इससे पहले कि जनरल, देखिए ऐसा है, बिल्कुल आप ठीक कह रही है कि पाकिस्तान के दीपक जी को जोड़ना चाह रहे हैं, फिर मेजर जनरल सोइग। जी जी सॉरी जनरल साहब, जस्ट वन मोमेंट। आपको याद होगा कि मिड 80s में जब वो ऑपरेशन मालदीव्स में हमने किया था, ऑपरेशन कैक्टस, आई वाज इन्वॉल्व। हम लोग वहां लैंड किए थे, वहां कू हो रहा था उसके राजदूत राष्ट्रपति को बचाने के लिए, हम टूरिज्म के मैप्स लेके पहुंच गए थे, कुछ पता ही नहीं था। आज मैम, और ये मैं बड़ी खुशी के साथ, और मैं जानता हूं, दावे के साथ कहता हूं, इंडो पैसिफिक एरिया का हर इंच हम मैप कर चुके हैं। इसीलिए तो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हमने की हैं। पीएम साहब तो कहते थे ना घर में घुस के मारेंगे, आगे मैं कह देता हूं अब तो बेडरूम में घुस के मारेंगे। ये हमारे पास इस समय टोटल इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान इससे बौखला है। सॉरी बिल्कुल, और इसके सबूत भी सेना ने लगातार सामने रखे, चाहे वो 9 आतंकी टारगेट्स हों या फिर पाकिस्तान के एयर बेसेस। जी मेजर जनरल। बिल्कुल ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं, जैसे मेजर वोरा बता रहे थे कि आज जो भारत की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, कोऑर्डिनेशन है, आज जो हमारा टेक्निकल ताकत है, और एक और बात आत्मनिर्भरता है, ये सब बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। और जैसा कि हमने सिविल टारगेट हिट नहीं किए, प्रोफेशनल तौर पे मिलिट्री टारगेट हिट किए, प्रोफेशनल तौर पर उनके जो मेजर जनरल, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। भारत और पाकिस्तान की जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत जो होनी थी, शाम 5 बजे ये बातचीत हुई है। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत पहले दोपहर 12 बजे होनी थी, अब ये बातचीत जो हुई है वो 5 बजे हुई है। डीजीएमओ की बातचीत की जानकारियां अभी आना बाकी हैं, लेकिन ये बातचीत हॉटलाइन पर, ये बातचीत दोनों डीजीएमओस की होनी थी, वो करीब 5 बजे शाम को हुई है। 12 बजे पहले निर्धारित वक्त था, लेकिन वो अब से कुछ देर पहले 5 बजे हुई है। मेजर जनरल, ये जो बातचीत हुई है ये अब दोनों देशों के बीच कहा जा रहा है द ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस बातचीत में अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके क्या हुआ होगा और क्या आमतौर पर होता है जब कॉन्फ्लिक्ट के बाद दो देश आपस में उनके जो डीजीएमओस बात करते हैं। तो देखिए ऐसा है कि पहले तो एक पॉलिटिकल लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर एक डिसीजन हो गया सीज फायर का, पर जो उसकी निटी-ग्रिटीज हैं, जो बाकी बातें कोऑर्डिनेशन करना है लोअर फॉर्मेशंस तक, कोर हेडक्वार्टर, डिवीजन हेडक्वार्टर और लास्ट में बटालियन हेडक्वार्टर, जो सिपाही आगे खड़ा है, उसको सीज फायर को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, ये बड़ा जरूरी होता है। और इसमें जो बातचीतें हैं उस चीज को समझना। दूसरी बात, जो हमारा स्टैंड है, जैसा कि अब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, भारत ने बहुत साफ सुथरों में बात की है कि हमारा स्टैंड है लड़ाई आतंक के खिलाफ है, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये सिंदूर जो है अभी एक पॉज है, अगर एक भी और टेरर एक्टिविटी होती है तो उसको एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, लड़ाई का हिस्सा माना जाएगा। ये बात भी शायद क्लियर कर दी गई होगी कि आप इनके ऊपर लगाम लगाएं, अगर लगाम नहीं लगाते हैं तो अगला अंजाम इससे बहुत ज्यादा होगा। जो कि उन्होंने ट्रेलर देखे, जैसे मेजर वोरा बता रहे थे कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो एक छोटे से ही हमले में देश के अंदर रहते हुए हम उनके
तकरीबन 20% एयरफोर्स की क्षमता को खत्म कर चुके हैं। पाकिस्तान के हर कोने कोने की एयरबेस को, ये नहीं कि खाली पीओके में या खाली राजस्थान में, हर प्रांत में और काफी गहराई में जाकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बीट करते हुए, उनके रडार को बीट करते हुए बहुत ही सफलतापूर्वक जो हमने हमले अंजाम दिए हैं, उससे उनको समझ आ गया। एम्बेसडर वोरा, मैं एक छोटी सी माफी चाहूंगा कि कभी भी डिप्लोमेसी जो होती है वो ताकत से आती है, ताकत के बिना डिप्लोमेसी नहीं होती है। अगर ताकत है तो भी आप कहीं स्ट्रांगली बात कर सकते हो, दूसरा आपकी बात सुनता है, आपकी इज्जत करता है, या मैं ये कहूंगा आपकी इज्जत करने पर मजबूर होता है। ये बात आज बहुत पाकिस्तान को शायद समझ आ गई है बहुत अच्छी तरह से, और यही कारण है कि उन्होंने सीज फायर मांगा है। भारत का उद्देश्य बिल्कुल साफ था, हम ऑल आउट वॉर नहीं चाहते थे। हमारा सिर्फ उद्देश्य था टेरर को, आतंकवाद के ऊपर हमला करना, जो हमने हासिल किया, और एक मैसेज, एक एक्शन बहुत ही बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है वो इसी तरह जारी रहेगी, और यही वो लड़ाई है। ऑपरेशन सिंदूर आगे बढ़ता रहेगा। हर्षवर्धन जी, जो बात हमारे बाकी पैनलिस्ट कर रहे हैं उसको मैं और आगे बढ़ाती हूं। भारत ने अपनी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ छेड़ दी है, अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, दुनिया इसका गवाह बना है। ऐसे में अब जरूरी है कि दुनिया भी आए और पाकिस्तान को एक तरह से कॉर्नर करे, क्योंकि ये वो देश है जहां पर फौज और आतंकवादी साथ साथ चल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया के देश पाकिस्तान को कॉर्नर करने में इतनी आसानी से साथ नहीं आने वाले हैं। अभी जो IMF का बेल आउट पैकेज उसको मिला है वो एक छोटा सा प्रमाण है। दुनिया उसको इस तरह से इस्तेमाल करती है कि भारत जैसा देश जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, जो सुपर पावर तो नहीं लेकिन आज सुपर पावर्स के मुकाबले खड़ा है। सुपर पावर तो अभी नहीं हुआ है, सुपर पावर तो आज की तारीख में अमेरिका और चाइना ही है, लेकिन वो जो मुकाबले में खड़ा है उसको कट टू साइज करना है। अब इस बात को हमें समझना पड़ेगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर चीन हो या फिर कोई और देश हो। हर किसी को लगता है कि भारत जिस तरह से अपनी एक, जिसको कहते हैं ना कि नेचुरल ग्रोथ में नेचुरल पोजिशनिंग कर रहा है, वो उन देशों के लिए खतरनाक। अब मुझे जो लगता है कि भारत को पाकिस्तान को लगातार एक, चाहे आप सामरिक दृष्टि से कहें, आर्थिक दृष्टि से कहें, या फिर डिप्लोमेसी के मंचों पर, उस पर धीरे धीरे किनारे करना होगा। दूसरा, वहां के लोगों को यह बात लगातार जितनी मैसेजिंग होनी चाहिए उससे ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। बलूचिस्तान एक वो हिस्सा, वो कटना जरूरी है। वहां के लोग अपनी नेशनलिटी को लेकर बहुत ज्यादा एक तरह से कहें कि जागरूक हैं, और वो कह रहे हैं। और पाकिस्तान के लोगों को यह बात समझ में आए कि अब इन हुक्मरानों के साथ, इन आतंकवादियों के साथ उनका भविष्य गर्त में जाना तय है। उनका भला तभी होगा जब भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो, और उसकी दो ही शर्त है, आतंकवाद खत्म हो, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हमारे हाथ में आए। इसके अलावा और कोई शर्त हो नहीं सकती। इसके अलावा कोई शर्त नहीं हो सकती। और आतंकवाद के खिलाफ भारत प्रतिबद्ध है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो प्रतिबद्ध है, और ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त जारी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, दीपक वोरा, मेजर जनरल संजय सोई और ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी और कैप्टन यशिका त्यागी, अब आप सभी का शुक्रिया।